गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 अगस्त और आज का सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे कला एवं संस्कृति। चूँकि कला एवं संस्कृति जो है आज ये चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, तो संभावना है कि करंट अफेयर्स आज का नहीं कर पाएंगे। आज का करंट अफेयर्स कल जो है आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए कला एवं संस्कृति करते हैं। कला एवं संस्कृति की बात जब करते हैं तो बिहार जो है कला एवं संस्कृति के रूप में एक समृद्ध राज्य है। यहाँ पर जो है कला एवं संस्कृति का विकास प्राचीन काल से ही हुआ है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जब कला एवं संस्कृति की बात कहीं भी या किसी क्षेत्र की करते हैं तो वहाँ की स्थापत्य कला की बात करते हैं, वहाँ का चित्रकला की बात करते हैं, वहाँ की संगीत कला की बात करते हैं, वहाँ का राज प्रसाद की बात करते हैं, वहाँ का नृत्य एवं लोक नाटक की बात करते हैं, पर्व त्योहार और मेला, इन सबों को मिलाकर हम लोग जो है कला के रूप में जानते हैं। ये तथ्य जितने भी हैं ये कला को इंगित करते हैं किसी भी राज्य के लिए। तो बिहार के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जो है बिहार में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, पर्व त्योहार, मेले, ये सब जो है अलग अलग कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्थापत्य कला देखेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जब कला की बात आती है तो बिहार में जो है स्थापत्य कला में मौर्य कला या मौर्यकालीन कला, उसके बाद जो है पाल कालीन कला, ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पर मधुबनी पेंटिंग्स, पटना कलम, ये जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चित्रकला में। और इससे संबंधित प्रश्न जो है बार बार बीपीएससी मेन में पूछा गया है। वहीं पर जो है आपको अगर एसएससी का कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो संगीत, नृत्य, नाट्य, पर्व त्योहार और मेले, इन भाग को जो है आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। इसको हालांकि हम जब लूसेंट का बिहार स्पेशल बता रहे थे तो उसमें जो है हमने डिटेल्स में बताया है कि बिहार एसएससी में जो है इस चैप्टर से, इस भाग से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्थापत्य कला के अंतर्गत मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं, जो कि मौर्य काल में जिसका विकास हुआ। तो बिहार में कला परंपरा में अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होती है। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुफा जो है स्थापत्य कला के प्रमुख स्वरूप थे या रूप थे। राजप्रसाद की बात करें तो राजप्रसाद जो है ये पटना के कुम्हरार से मिला है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ से इस राजप्रसाद से जो है शासन सत्ता करते थे। राजप्रसाद से जो है मतलब ये है कि वहाँ के जो भवन हैं, वहाँ के जो महल है, उससे महल, चूंकि राजप्रसाद जो है लकड़ी का बना हुआ था तो उसके जो है कुम्हरार में इसके अवशेष लकड़ी के मिले हुए हैं। और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है कि जो मौर्यकालीन राजप्रसाद है, महल है, वो किससे बने थे, तो लकड़ी से निर्मित थे। और यहाँ पर जो है गोलाकार स्तंभ और एकास्म पत्थर का भी जो है प्रयोग किया गया था। मुख्य रूप से लकड़ी के थे, ऑप्शन में लकड़ी और आंसर लकड़ी माना गया था। तो ये जरूर याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद लकड़ी से निर्मित थे। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्म पत्थर के स्तंभ का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति थी, जो कि उल्टे कमल के फूल पर स्थित थी। अर्थात जब इनका देखेंगे स्तंभ, ये अगर स्तंभ है तो ये जो है एकास्म पत्थर, एक ही पत्थर के स्तंभ है। और यहाँ जो है ये यहाँ पर ये उल्टा कमल जो है बना हुआ है और ऊपर जो है
पशु की आकृति है। तो इस तरह आप देखेंगे कहीं सिंह का, कहीं बैल का, या जिसको कि नटुआ बोलते हैं उसका जो है चिन्ह है। तो ये एक स्तंभ है, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो है स्तंभ है। और इसी स्तंभ पे जो है कहीं कहीं लिखा हुआ मिला है, तो उसे स्तंभ लेख बोलते हैं। जब कोई शिला पर, ये चौड़ी कोई शिला है और इस पर लेख लिखा है, उसको हम लोग शिला लेख के रूप में बोलते हैं या इंगित किया जाता है। तो आगे चलते हैं। अशोक, बिहार में अशोक के जो स्तंभ मिले हैं, ये लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिम चंपारण में है, लौरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा ये पूर्वी चंपारण में है, और बसाड ये वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ये जो है जरूर आप लोग कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। ये एकात्म स्तंभ चुनार के घूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं जब हम गुफा की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीले पॉलिश का उपयोग किया गया है। जब बराबर की गुफा देखेंगे तो उसमें आपको 4 जो है गुफा मिलेंगे बराबर की पहाड़ी में, और ये बराबर की पहाड़ी वर्तमान में कहाँ है, तो औरंगाबाद जिला में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें कर्ण चोपड़ा का गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये सब जो है गुफाएं 4 गुफाएं हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स जो है, अगर आप लोग लुसेंट वाला देखे होंगे तो उसमें डिटेल्स बताए भी हैं। आगे देखते हैं। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुष के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। इनका निर्माण जैन शैली के कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। पटना के लोहानीपुर से जो 2 मूर्ति है उसकी मुद्रा किस शैली की है, तो कार्योत्सर्ग मुद्रा है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। पटना सिटी के दीदारगंज से जो एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। यह भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी है। यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। पाल काल की बात करें या पाल कला, ये जितने भी ऊपर थे उसमें हम लोग जो है देखे मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला के बाद पाल कला की बात आती है, और पाल कला में भी स्थापत्य और मूर्ति कला जो है ये विशेष रूप से इसके अवशेष पाल कला में मिले हैं। और ये अवशेष जो हैं बिहार में ओदंतीपुर और विक्रमशिला महाविहार में मिले हुए हैं पालकालीन कला के। इसके अंतर्गत जो है ईंटों से निर्मित प्रमुख स्थापत्य मिले हैं। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे पालकालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता थी। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण जो है प्रस्तुत करता है। पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे का प्रयोग होता था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे कि पाल कला में जो मूर्तियों में पत्थर एवं कांसे का प्रयोग होता था, और कांसे की मूर्ति जो के प्रमुख रचनाकार ये धीमन एवं विठल थे। ये विभिन्न एग्जामों में बिहार के पूछे गए हैं कि
पाल काल में कांसे की मूर्तियों का मुख्य रचनाकार या मुख्य मूर्तिकार कौन था? तो धीमन एवं विठपाल जो है ये थे, आप लोग याद कर लेंगे अभी ही। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थी। इसके अनेक नमूने नालंदा एवं कुकरीहार जो कि गया से प्राप्त हुए हैं। पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर की बनी हुई है। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं, या बौद्ध एवं हिंदू धर्म की जो है इस पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये था मौर्यकालीन और पालकालीन। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन जो है भारत के स्थापत्य जो कि बिहार में विकसित हुआ। मध्यकालीन के अंतर्गत जो है बिहार में सबसे पहले तुर्कों जो है ने अपना प्रभाव शैली को छोड़ा था, और तुर्कों ने बिहार शरीफ के मलिक इब्राहिम या मलिक बयां के मकबरे का निर्माण करवाया था तुगलकों ने, और इसका निर्माण 1353 ईस्वी में करवाया गया था या किया गया था। यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे कि बिहार में जो मध्यकालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ है वो मुख्य रूप से शेरशाह के समय जो है हुआ है। शेरशाह के समय, और शेरशाह ने अफगानी शैली में जो है शेरशाह का मकबरा बनाया था। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य किया गया था। झील के मध्य जो है अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पे बना है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक वृहत गुम्बद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का मकबरा भी जो है देखने को मिलता है, जो कि अफगानी शैली का ही बना है और मध्यकालीन स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखते हैं शेरशाह के बाद जो है मुगल बिहार में आए और मुगलों ने भी यहाँ पर कुछ इमारत बनाए। उसमें से जो है बिहार में सबसे सुंदर जो है ये शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है जो कि 1617 ईस्वी में जो है बनाया गया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचे चबूतरे और भव्य गुम्बद इसके आकर्षण के मुख्य केंद्र जो है। वहीं पर जो है मुगल के बाद जो है यूरोपीय आए और यूरोपियों ने यहाँ पर कला का जो है विकास किया, जिसको कि गोथिक शैली कहा गया है। और आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि गोथिक शैली को यूरोपीय शैली भी कहा जाता है। ये जो है पूछ लिया जाता है एग्जामों में। और गोथिक शैली में जो बिहार में बनाया गया है भवन वो है पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज का भवन, बांकीपुर चर्च, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली। ये जो है गोथिक शैली के प्रमुख उदाहरण है। इस पर जो है हॉलैंड शैली का प्रभाव भी है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण जो है करवाया गया। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुम्बद कला का प्रमुख नमूना प्रस्तुत करता है। वहीं हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया था। तो ये था स्थापत्य कला। अब हम लोग देखते हैं चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत जो है अब पहले जैसे बता चुके हैं कि पटना कलम मधुबनी शैली ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ शैली जो कि बिहार में चित्रकला का विकास हुआ उस शैली में, तो उसका भी वर्णन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पटना कलम शैली। पटना कलम शैली का विकास जो है ये मुगल कलम शैली से ही होता है। होता ये है कि औरंगजेब के समय में जो है चित्रकला को बहुत ही हतोत्साहित किया गया, और जितने भी मुगल काल में
चित्रकार रह रहे थे दिल्ली में, वो जो है जहांगीर और शाहजहां के समय में उसे भागना पड़ा या जाना पड़ा दिल्ली से, और विभिन्न क्षेत्रों में जो है ये चित्रकार गए। उसी क्रम में कुछ चित्रकार जो है पटना में आकर ठहरे, और यहाँ पर जो है 18वीं शताब्दी में पटना कलम शैली का विकास हुआ, और पटना कलम शैली में जो है मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली का जो है सम्मिश्रण हुआ। एक नवीन चित्रकला शैली का इस सम्मिश्रण से उद्भव हुआ, जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह समान पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं समान जीवन के चित्रों की प्रधानता जो है देखी जा सकती है पटना कलम में। वहीं मधुबनी कलम की बात करें तो ये मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से विकसित हुआ, और मधुबनी चित्रकला को जो है महिलाओं की चित्रकला के रूप में कहा जाता है। वहीं पटना कलम शैली को पुरुष चित्रकला शैली भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मधुबनी चित्रकला की एक विशेषता ये है कि इसमें जो है भित्ति चित्र और अड़िपन का जो है प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, या भित्ति चित्र या अड़िपन बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। वहीं पर अब आगे चित्रकला की बात करें तो ये मंजूषा चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला ये जो है भागलपुर क्षेत्र में और उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित था। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। यह कला बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर जो है आधारित होता है, और बिहुला विषहरी मेला भी जो है भागलपुर में लगता है प्रत्येक साल। तो मंजूषा शैली चित्रकला जो है किस क्षेत्र में है ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं थंका चित्रकला। थंका चित्रकला की बात करें तो ये गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका जो है तिब्बत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका का अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके, और थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली जो है ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। वहीं पर जादो पटिया चित्रकला की बात करें तो जादो पटिया चित्रकला यह संथाल जनजाति क्षेत्र में जो कि बिहार के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से है। ये रीति रिवाज धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, और इसी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित जो है संथाल जनजातियों द्वारा चित्रकला या चित्र जो है बनाए जाते हैं। इस शैली में जनजातियों द्वारा ये चित्र कपड़े या कागज पर बनाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं संगीत कला। बिहार में उत्सव और त्योहार और शुभ अवसरों पर जो है स्थानीय संगीत का प्रचलन है। जितने भी बिहार में उत्सव होते हैं उससे संबंधित जो है कुछ न कुछ संगीत भी जुड़ा हुआ है। जैसे चैत माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। फाग, ये फागुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। वहीं कजरी जो है ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। ये पूछे जाने की संभावना खास करके बिहार एसएससी में ज्यादा है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे।
आगे देखते हैं 12 मासा। इसमें वर्ष के प्रत्येक माह में विशेष गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। जंतसारी, जंतसारी जो है ये महिलाओं द्वारा पहले जब चक्की या जाता का प्रयोग किया जाता था गेहूं या सत्तू को पीसने के लिए, तो उस समय जो है महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता था। वहीं नचारी, ये जो है जरूर आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नचारी जो है ये भगवान शिव की स्तुति में गाया गया जाने वाला संगीत है और प्रख्यात कवि विद्यापति जो है इन्होंने इसका संकलन किया है। सोहर, ये शिशु के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सुमंगली या लगनी, ये विवाह के शुभ अवसरों पर महिलाओं द्वारा जो है गाया जाता है। और फिरंगिया जो है ये देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है किया जाता था। पूर्वी, ये बिरहिनियां अपनी दयनीय स्थिति के वर्णन में जो है पूर्वी गीत गाती है। वहीं लोक नृत्य और लोक नाट्य की बात करें तो जोगीरा नृत्य जो है ये होली के अवसर पर गाया जाता है टोलियां बनाकर। और आप लोग गीत भी सुने होंगे जोगीरा सारा रारा, ये बिहार का मुख्य नृत्य है जिसको कि बॉलीवुड ने अपनाया है। वहीं लौंडा नृत्य देखेंगे तो ये जो है ये विभिन्न शुभ अवसरों जैसे कि विवाह उत्सव पर जो है ये मुख्य रूप से होता है, ये नृत्य होता है। और ये नृत्य जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे आरा या भोजपुर बक्सर के क्षेत्र में होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसमें जो है पुरुष स्त्रियों का रूप धारण कर नृत्य करता है। वहीं करिया झूमर नृत्य की बात करें तो ये मिथिला क्षेत्र की प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गीत जो है करिया झूमर नृत्य करती है। और सामा चकेवा जो है ये कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह भाई बहन से संबंधित नाट्य है सामा चकेवा, और सामा चकेवा से संबंधित गीत जो है आप सुने भी होंगे। तो ये किस माह में किया जाता है, ये जो है बिहार एसएससी पूछ लेता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। डोम कच्छ की बात करें तो यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। वहीं जट जाटिन, इसमें नाट्य द्वारा जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। विदेशिया जो है इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिलाओं का रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य नाट्य का ही एक रूप है। और विदेशिया जो है एक कृति है भिखारी ठाकुर की, ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। वहीं पर बिहार में पर्व त्योहार की बात करें तो बसंत पंचमी, ये माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में जो है मनाया जाता है माघ महीने में। और छात्र जो है सरस्वती पूजा इसमें करते हैं। रामनवमी जो है ये राम भगवान की जन्मोत्सव के रूप में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में के नमी को जो है मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। खास करके चैत्र मास में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है बिहार एसएससी में। फाल्गु माह के पूर्णिमा में जो है होली मनाया जाता है। शिवरात्रि जो है ये भगवान शिव और पार्वती का विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण माह में पूर्णिमा के त्योहार में मनाया जाता है और भाई बहन जो है कलाई पर राखी बांधती है। तीज, यह व्रत जो है सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। वही जन्माष्टमी जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर यह भाद्र मास में, भादौ के मास में जो है मनाया जाता है जन्माष्टमी, ये जरूर याद रखेंगे। विजयादशमी जो है ये आश्विन माह के 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। वहीं दीपावली जो है ये कार्तिक माह के अमावस्या में यह त्योहार मनाया जाता है। यह भगवान रावण द्वारा राम के वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा, दीपावली के अगले दिवस पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। और छठ पूजा जो है यह बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, ये पूछा भी गया है।
कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो छठ पूजा। और ये कार्तिक मास के 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। ये कार्तिक मास आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इस अवसर पर व्रत उपवास में रहकर सूर्य का जल पूजा जो है किया जाता है। वहीं पर आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है ये सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर मनाया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है ये पटना बिहार में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में जो है मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म अवसर पर बुद्ध जयंती मनाया जाता है। कब? वैशाख पूर्णिमा, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। वही बिहार में मेले की बात करें तो हरिहर क्षेत्र का मेला ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसको कि सोनपुर में लगता है, गंडक नदी के किनारे, और इसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है। वही कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में जो है ये मेला लगता है। वैशाली का मेला ये महावीर स्वामी के जन्म स्थली में चैत्र मास में वैशाली मेला का आयोजन होता है। जानकी मेला जो है, जानकी मेला ये सीतामढ़ी में मुख्य रूप से इसका आयोजन माता सीता के जन्म स्थली पर चैत्र मास में जो है यह मेला आयोजित होता है। सौराठ मेला ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। सौराठ मेला ये मिथिलांचल मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जो है प्रतिवर्ष आषाढ़ या ज्येष्ठ माह में पिता अपनी पुत्री के लिए योग वर को जो है चुनता है। पितृपक्ष मेला यह सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित होता है। यह मेला जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान जो है किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। वहीं मंदार मेला ये बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। और मलमास मेला ये राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान कर यह मेला जो है संपन्न करते हैं। तो मलमास मेला ये राजगीर में लगता है, ये जरूर याद रखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। करंट अफेयर्स जो है अगले दिन आपको बताएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, कुछ बीपीएससी के लिए आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।